सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा आप सभी को पता है, हम सबको पता है, यूपी आर ओ 2024 का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। फरवरी में एग्ज़ाम होगा, 11 फरवरी, जो अभी करंट की डेट बताई जा रही है वो तो फ़िलहाल यही है। तो इस वजह से पढ़ने का मौका अब धीरे धीरे जा रहा है। समय आया है प्रैक्टिस का, जिसमें से हमें जो है ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि वैसे क्वेश्चंस से डील करने का जो हमारा आ, उद्देश्य है, वैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें। उनसे अगर हम डीलिंग प्रॉपर तरीके से पहले से किए रहेंगे तो जब एग्ज़ाम में हम बैठेंगे उसमें हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसी वजह से हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करिए, ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वजह से इस सीरीज़ को मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ओ के आ चुके हैं, जो कि यूपीपीएससी ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जीएस हो, जैसे कि चाहे वो जीएस का क्वेश्चन हो, मैं हिंदी वाला भी शुरू करूँगा, ठीक है। तो हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सेट बाय सेट मैं इन क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। तो आज का ये पहला वीडियो है सीरीज़ का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था आर ओ का, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। और उस सीरीज़ का यानी कि 2010 का सेट 1 है ये। हालांकि कई सारे क्वेश्चंस हैं, जनरली आप देखेंगे तो 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, जो सिलेबस होता है, जो पेपर पैटर्न होता है, 140 जीएस का होता है और 60 हिंदी के होते हैं। लेकिन 2010 में कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, पेपर पैटर्न डिफरेंट था। तो इस वजह से, और इनमें वो सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको जो कि ओरिजिनली 2010 में थे। कैसे क्वेश्चंस? आपको क्वेश्चंस तो सारे मिलेंगे, पर उन क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया है जो कि 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। यानी जब 2010 में ये एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो करंट अफेयर्स थे, तो वो अभी 2024 में कोई उनका मतलब नहीं है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, जो इरेलीवेंट क्वेश्चन है आज के एग्ज़ाम के हिसाब से, मैंने उन क्वेश्चंस को स्किप करके रखा है। बाकी जितने भी स्टैटिक पोर्शंस से हैं, जितने आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कभी बदलने वाले नहीं हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने रखा है। और वैसे भी जो स्टैटिक वाला, सॉरी, करंट वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम पोर्शन है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए गए, ऐसा नहीं है। जितने करंट वाले क्वेश्चंस थे 2010 के, मैंने उन्हीं को हटाया है। बाकी क्वेश्चन पेपर 2010 का एज इट इज़ मैंने रखा है। तो इस वजह से छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, सेट 1, सेट 2, सेट 3 भी हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शंस में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, इस पूरे टेस्ट को सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो कि सब्जेक्ट है हमारा जीके का। सबसे पहला प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। ऑप्शंस है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, या फिर राजपूत काल से। तो सही उत्तर है गुप्त काल से। तो जो सारनाथ में बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है वो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? ऑप्शंस हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, और चौथा है पुलकेशिन द्वितीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। ये पल्लव वंश का शासक था, ठीक है। इसने जो बुद्धिज्म में कापालिक संप्रदाय वगैरह हैं उनका, उनके ऊपर ये बुक्स लिखी थी, उनके ऊपर ये बुक लिखी थी मत्तविलास प्रहसन। अगर बात करें महेंद्र वर्मन की, जैसा कि मैंने बताया पल्लव वंश का शासक था। शुरुआत में इसने जैन धर्म को फॉलो किया था, पहले ये जैन धर्म मानता था। बाद में एक संत थे, अप्पर संत, उनका नाम था अप्पर। ये शैव संत थे, शैव संत थे। तो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे अप्पर। इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आया कौन? महेंद्र वर्मन। और फिर वहाँ से महेंद्र वर्मन ने शैव संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये थी कहानी मत्तविलास प्रहसन की। किसने? महेंद्र वर्मन ने लिखा था। फिर अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, अजात शत्रु, कालाशोक, या फिर महापद्मनंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है इसको, इसी ने नंद वंश की स्थापना करी थी। और इसी महापद्मनंद को ही सर्व क्षत्रांतक भी कहा जाता है। सर्व क्षत्रांतक क्यों? क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि ये अगर आप उस समय के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखेंगे
तो उस समय जो शूद्र वर्ण था उस वर्ण से संबंध रखता था महापद्मनंद। तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जो इससे सो कॉल्ड अपर कास्ट में लोग थे। तो इसको सर्व क्षत्रांतक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था, इस वजह से इसको ये टाइटल मिला था सर्व क्षत्रांतक की। इसको एक और टाइटल मिला था दूसरी, जो इसकी उपाधि दी गई थी, उसको भार्गव कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन में पूछे भार्गव किस शासक का नाम था या फिर सर्व क्षत्रांतक किसको उपाधि दी गई थी, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को ये उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को समुद्र के पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो प्रश्न है, जो ऑप्शंस हैं, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार या फिर नरसिंह अवतार। तो सही उत्तर है वाराह अवतार। यानी कि अगर आप पुराणों में देखेंगे तो जो विष्णु जी के 10 अवतार हुए हैं, दशावतार कहा जाता है, जिनमें से जो आखिरी अवतार है वो कहा जाता है कल्कि अवतार को। ठीक है, कि जब अधर्म का बहुत ही बोलबाला होगा तो ये अवतार लेकर के आएंगे। विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे भगवान कल्कि, और वो फिर अधर्म का नाश करेंगे। फिलहाल जो तीसरा अवतार था वाराह अवतार, ये तीसरा अवतार है विष्णु जी का। तो ये पृथ्वी का उद्धार करने के लिए इन्होंने ये अवतार लिया था, तो ये उनका तीसरा अवतार था। बाकी के जितने भी अवतार हैं, जैसे मत्स्य अवतार है, ये इनका पहला अवतार था। नरसिंह अवतार चौथा अवतार था, और कच्छप अवतार, इसी को कूर्म अवतार भी कहा जाता है, ये तीसरा अवतार था। ठीक है, तो सबसे पहला अवतार विष्णु जी का कौन सा था? वो मत्स्य अवतार, और सबसे अंतिम जो होगा अभी भविष्य में वो कल्कि अवतार है। और अगर मत्स्य से आपको कुछ याद आया तो सबसे पुराना पुराण जो है, सबसे पहला ओल्डेस्ट पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण। ठीक, पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 पुराण, इन्हीं को अष्टादश पुराण भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है अघन्या? तो पहले पता होना चाहिए अघन्या क्या होता है। अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, यानी कि जिसको नहीं मारना चाहिए या नहीं मारा जाना चाहिए, तो उसको कहा जाता है अघन्या। ठीक, तो चूंकि ये इस्तेमाल हुआ था गाय के लिए, सही ऑप्शन क्या है? गाय। तो ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अघन्या। अच्छा, ये चूंकि गाय जो है वो स्त्रीलिंग सूचक होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग सूचक होता है, इस वजह से अघन्या कहा गया। ठीक, अगर ये पुल्लिंग कोई शब्द होता जो जिसको ऐसा कहा जाता है कि जो नहीं मारे जाने योग्य है, तो वहाँ पे अघन्य होता। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन बन सकता है अघन्य और अघन्या। तो अघन्या स्त्रीलिंग सूचक है और अघन्य है वो पुल्लिंग सूचक है। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो सही उत्तर है, अगर ऑप्शंस देखेंगे आप, तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो सही उत्तर है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। डेट क्या थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 17 अप्रैल, अगर आप देखेंगे, सॉरी 17 मार्च 1526 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 17 मार्च 1526 को ये युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद ही बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी, और इसी युद्ध के बाद ही बाबर ने जो नारा दिया था वो दिया था जिहाद का नारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में। ठीक, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था, तो इस वजह इसने अपनी उपाधि रखी गाजी, यहीं पे इसने जिहाद का नारा दिया था। जो युद्ध था उसकी डेट थी 17 मार्च 1526 नहीं है 1527। तो युद्ध की डेट है 17 मार्च 1527। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या फिर वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामदेव जो है वो इस्लाम से प्रभावित थे। क्योंकि दिल्ली में कुछ सूफ़ी संतों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी कही गई कुछ जो पंक्तियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित हैं। ठीक है,
गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख संप्रदाय की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, सबसे जो अंतिम गुरु माना जाता है, फाइनली जो इटर्नल गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माना जाता है। तो नामदेव जी जो हैं ये इनका जो प्रभाव था ये इस्लाम से काफ़ी प्रभावित थे। तो ये है सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर का कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो सही ऑप्शन यानी कि सही उत्तर जो है वो है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र था। पुत्र तो मतलब हाँ उत्तराधिकारी कह सकते हैं बहलोल लोदी का। ठीक, बहलोल लोदी, लोदी वंश से संबंध रखता था सिकंदर लोदी। इसके बारे में अगर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रश्न के हिसाब से तो यही है कि इसने अन्न के ऊपर जो टैक्स लगते थे ना उनको ख़त्म किया था, टैक्स को ख़त्म किया था। दूसरी बात ये कि इसी सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की नींव रखी थी। तो अगर प्रश्न पूछता है आगरा शहर किसने बसाया था या नींव किसने रखी थी, तो सन 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत में आया था, कब आया था भाई? 9वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या फिर 12वीं शताब्दी ईसा में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, अलबरूनी गजनवी के साथ में आया था 11वीं शताब्दी में। और इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक इसने लिखी थी, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। इसमें उस ज़माने में जो हिंदुस्तान में जितनी भी चीज़ें प्रचलन में थी, हिंदुस्तान की फ़िलॉसफी से लेकर के मैथमेटिक्स, मेडिसिन, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे प्रोमिनेंट थी हिंदुस्तान में अपने देश में, उन सब चीज़ों का जिक्र जो है अलबरूनी ने इसी पुस्तक में किया है। तो प्रश्न एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आया था, गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है, एल्लोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न का जो ऑप्शंस हैं, राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक एक था कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम शासक था, इसी ने एल्लोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना करवाई थी। अगर बात करें राष्ट्रकूटों की तो जो संस्थापक है वो माना जाता है दंती दुर्ग को। दंती दुर्ग संस्थापक था इस वंश का। और क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी जो राजधानी थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी जो उस समय पे मान्यखेट थी, आज मलखेड़ कहते हैं बट उस समय पे मान्यखेट उसी का नाम था। तो इनकी कैपिटल क्या थी? मान्यखेट थी। किसकी? राष्ट्रकूटों की। फिर अगला प्रश्न है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर अभिनव भारत। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिनव भारत। ये इसकी स्थापना करी थी, एक गुप्त संगठन था जो कि वीडी सावरकर और यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और इन्हीं के भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिल करके इस जो संगठन का है, इस संगठन की स्थापना करी थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में करी थी। कब की थी? इन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1904 में। 1904 में दोनों भाइयों ने मिल करके इसकी स्थापना नासिक में करी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मकसद क्या था? क्योंकि ये जो वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर थे, दोनों सगे भाई थे और इनका मानना था ये जो गांधी की रीति थी कि अहिंसा के रास्ते पे चल के हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, पर इनका थोड़ा सा उल्टा था। ये एक्सट्रीमिस्ट फेज़ वालों में से थे। इनका कहना था कि अहिंसा के बल पे हम आज़ादी सिर्फ अहिंसा के बल पे प्राप्त नहीं कर सकते, हमें ब्रिटिश शासन को अगर उखाड़ना है तो सशस्त्र विद्रोह हमें करने पड़ेंगे, तभी जाके हमें आज़ादी मिलेगी। तो अभिनव भारत गुप्त संगठन कहाँ पे? नासिक में। जो डेट है वो 1904 है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो सही उत्तर है ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अगर मैं लिखूं तो एलन ऑक्टेवियन
ह्यूम, ये इनका पूरा नाम था, ए ओ ह्यूम कहा जाता है, ए ओ ह्यूम। तो इन्होंने ये 1885 में कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे। अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ए ओ ह्यूम ने 1884 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसका जो पहला सेशन हुआ, पहला अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? वहीं मुंबई में ही एक कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, उस कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ। और वहीं पे ही उस समय मौजूद थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अवेलेबल थे। उन्होंने सलाह दी कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ ना होकर के इसका नाम होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। और तभी से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, और जब इसकी अध्यक्षता थी, यानी कि इसका जब गठन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रॉपरली, तो उस समय जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सचिव की बात की जा रही है, महासचिव कौन था? ए ओ ह्यूम थे। लेकिन अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर आगे प्रश्न में हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या फिर दास्ता का अधिकार पत्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यही बात, इसी अधिनियम को जिन्ना ने भी कहा था कि ये पूरी तरीके से सड़ा हुआ एक अधिनियम है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे जो इनके द्वारा दिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर के। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, यानी कि इसमें बताना है कौन किससे कनेक्टेड है। तो सूची 1 में है बाबर, जामा मस्जिद, हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीरी महल या फिर जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा। तो सही उत्तर इसमें है ऑप्शन ए, यानी कि बाबर के ही शासनकाल में बनाई गई थी जामा मस्जिद, जो कि उत्तर प्रदेश का ज़िला जो संभल है वहाँ पे स्थित है। तो बाबर के ही समय में इसका निर्माण हुआ था। फिर हुमायूं ने बनवाया था दीन पनाह का, एक सिटी है जो कि यमुना के किनारे बसाई गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, फिर आगे अगर बढ़ते हैं, अकबर अकबर ने फिर बनवाया था जहांगीरी महल को, जो कि आगरा में स्थित है। अकबर ने ही इसका निर्माण करवाया था। फिर जहांगीर ने निर्माण करवाया था एतमादुद्दौला के मकबरे का, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी आगरा में स्थित है। तो जामा मस्जिद जो कि संभल में स्थित है, दीन पनाह दिल्ली में, जहांगीरी महल आगरा में और एतमादुद्दौला का मकबरा भी आगरा में ही स्थित है। किस किस ने बनवाया ये मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। शिवाजी ने पुरंदर की अगला प्रश्न है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या फिर दिलेर खां। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जय सिंह। जय सिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। तो उस समय जो शासन करता था वो औरंगजेब था। औरंगजेब का शासन था, मुगल सम्राट था, और इसी का सेना नायक था जय सिंह। जय सिंह को भेजा युद्ध करने के लिए और उस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और वहीं पे ही इन्होंने जो है संधि की, पुरंदर की संधि 1600 जो कि 1665 में हुई। इस संधि के अनुसार, यहाँ संधि के अनुसार ये हुआ कि जो शिवाजी के टोटल 35 किले हैं, उनमें से 35 किलों में से शिवाजी ने अपने 23 किले जो है अपने उनको औरंगजेब को देने पड़े। किस संधि के अनुसार? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक संधि हुई थी जिसमें शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले जो है औरंगजेब को देने पड़े थे। तो वो कौन सी संधि थी और किस सन में हुई थी? तो पुरंदर की संधि थी, 1665 में हुई थी। औरंगजेब का सेनानायक जयसिंह था, वो युद्ध लड़ने गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सही उत्तर है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बी पट्टाभी सीतारमैया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। तो 1946 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। उसके जो अध्यक्षता करी थी, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, ये कथन और कारण बेस्ड प्रश्न है। कांग्रेस ने, कथन पहला है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, और रीज़न जो है वो है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब कह रहा है सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो कथन है वो भी सही है, कारण भी सही है, और जो दूसरा यानी कि जो कारण है वो सही कथन का सही व्याख्या करता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो क्या हुआ था कि जो साइमन कमीशन आया था, इसकी शुरुआत होती है 1919 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। इसके हिसाब से अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम एक, इस अधिनियम के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आप, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना शासन चला सकते हैं हमारे बगैर, क्या वो इस देश को रन कर पाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था सुधार पाएंगे। तो उन्होंने 10 साल का समय दिया था। ठीक है, यानी 10 साल के बाद में उन्होंने कहा कि एक संविधान समिति का आयोग, जो संविधान समिति है वो बनाई जाएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें आपको हस्तांतरित की जाएंगी, यानी कि संवैधानिक आयोग एक बनाया जाएगा, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आप सरकार करने के काबिल हैं कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, आना तो था 10 साल का इन्होंने समय दिया था, आना था 1929 में, लेकिन अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया, चालाकी लगाई। इन्होंने वही जो कमीशन है 8 नवंबर को ही 8 नवंबर 1927 को ही भारत में बना दिया, यानी 2 साल पहले। 10 साल बनाना था, 8वें साल में ही इन्होंने कमीशन बना दिया। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, अब इस कमीशन से प्रॉब्लम क्या हुई थी? इस कमीशन से प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसमें जो अध्यक्ष था वो साइमन कमीशन था। टोटल 7 सदस्य थे, और उन 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था। इस बात से कि भारत के लिए नियम बनाया जा रहा है और उसमें कोई भारतीय ही नहीं है, इस वजह से भी लोगों में एक आक्रोश था, और इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको क्या कहा था? श्वेत कमीशन कहा था। क्यों? क्योंकि सारे अंग्रेज ही भरे थे इसमें, इस वजह से भी इसको श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक, फिर फाइनली 11 दिसंबर 1927 को एक अधिवेशन हुआ। 11 दिसंबर 1927 को एक अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? मद्रास में अधिवेशन हुआ, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारे खिलाफ काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं, तो हमें रिप्रेजेंट करने वाला कोई है ही नहीं। तो इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया। कब? 11 दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और फाइनली जो साइमन कमीशन है वो भारत पहुंचा कब? 3 फरवरी 1928 को। ये फाइनली कब पहुंचा? मुंबई पहुंचा। और उसी समय एक बहुत आपने नारा सुना होगा, साइमन कमीशन, यानी कि साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का भी नारा तभी लगा था 1928 के समय में ही, जब साइमन कमीशन भारत में आया था और 1928 में मुंबई पहुंचा था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता, साइमन गो बैक का नारा दिया किसने था? किसने कॉइन किया था ये टर्म? तो सही उत्तर है यूसुफ मेहरौली। ये थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इन्होंने ये नारा दिया था, किसका? साइमन गो बैक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ी हुई थी, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1942 में क्या हुआ था? एक वर्धा में
बैठक हुई थी, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें। फिर उसके बाद में 7 से 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ कि मुंबई के एक टैंक मैदान था, यानी कि ग्वालिया टैंक मैदान, ठीक, ग्वालिया टैंक मैदान, याद रखिएगा नाम को। तो ग्वालिया टैंक मैदान में एक वार्षिक बैठक हुई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। कब? 7 से 8 अगस्त 1942 को, ठीक। इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, और इसी आंदोलन, क्योंकि ये इसी समय शुरू हुआ था, मतलब इसका जो निर्णय लिया गया वो अगस्त में लिया गया, इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, अगस्त क्रांति। तो क्वेश्चन पूछे अगर अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। और ये ऐसा आंदोलन था, मुझे ये मतलब आज़ादी के संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, अंतिम, वो भी अंतिम महालड़ाई भी इसे कहा जाता है, अंतिम महालड़ाई किसकी? आज़ादी की, ठीक है, भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम महालड़ाई माना जाता है। कौन? भारत छोड़ो, कौन सी? भारत छोड़ो आंदोलन, और क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं। और इसी की ही जो मेंबर थी वो कौन थी? अरुणा आसफ अली भी इससे जुड़ी हुई थी। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर केशव चंद्र सेन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, तो इसमें सही उत्तर केशव चंद्र सेन कैसे होंगे? देखिए, यहाँ पे बात चल रही है ब्रह्म समाज की, नहीं भारतीय ब्रह्म समाज की बात चल रही है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने करी थी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना 20 अगस्त 1828, ध्यान से देखिएगा, 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर, इन दोनों ने मिल करके ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और बाद में इसमें कई लोग भी ज्वाइन किए, लेकिन क्या हुआ, 1865 में कुछ विवाद हो गए, कुछ मतभेद हो गए कुछ लोगों के बीच में, जिनमें थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद में इन्होंने 1866 में, 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी, आदि ब्रह्म समाज। और यही आदि ब्रह्म समाज बाद में इसका नाम बदल करके हो गया भारतीय ब्रह्म समाज। तो कंफ्यूज मत होइएगा। शुरुआत क्या हुई थी? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर जी ने मिल करके ब्रह्म समाज की स्थापना करी। फिर उसमें कई लोगों ने ज्वाइन भी किया। 1865 में क्या हुआ, दो लोग थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया और फाइनली केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज छोड़ दिया। 1866 में उन्होंने अपना एक नया समाज बनाया जिसका नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज, और इसी आदि ब्रह्म समाज का नाम बदल के बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या फिर दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित थे, बाकी के तीनों लोग नहीं थे। अगला प्रश्न है, इसमें जो सेंटर है यानी केंद्र है और वो किस उद्योग का केंद्र है, इन लिस्ट को मिलाना है। तो जैसे पहला है कनकीनारा, विरुधनगर, चन्नापटना, भदोही। तो अगर आप इसमें देखोगे तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। कैसे? कनकीनारा जो है वो जूट का केंद्र है, विरुधनगर सूती वस्त्र का केंद्र है, चन्नापटना रेशम का केंद्र है और भदोही कालीन का केंद्र है। अगर हम बात करें इनकी लोकेशंस, यानी कि ये जो प्लेसेस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्रों का नाम, ये हैं कहाँ पे, तो कनकीनारा आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक प्लेस है। विरुधनगर तमिलनाडु में स्थित है। चन्नापटना कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। और जो भदोही है ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है भदोही, वहाँ पे किसका निर्माण होता है? कालीन का निर्माण होता है। मिर्ज़ापुर अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे भी कालीन का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। तो भदोही, मिर्ज़ापुर, बनारस, ये सब आसपास से जुड़े हुए ज़िले हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे बात की जा रही है, कुछ नाम लिखे हुए हैं
और फिर यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ये कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं? पहली बात तो पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। तो उकाई जो है ये एक डैम है, पतरातू भी एक डैम है, पेंच नेशनल पार्क है, और डभोल जो है वो पावर प्लांट है, पावर प्लांट। अब इनकी लोकेशन हम देखते हैं। उकाई जो है वो आपको मिलेगा गुजरात में, पतरातू की लोकेशन है झारखंड, पेंच जो नेशनल पार्क है उसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश, और डभोल की लोकेशन महाराष्ट्र है। तो ये है आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? इसका मुख्यालय है तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1948 में हुई थी इसकी स्थापना, 1948 में। कहाँ पे? नागपुर में। अच्छा, अगर पूछे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो माइंस का है, जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, यानी कि खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु, जिसको बोलते हैं वेट, है ना, ह्यूमिड जिसको बोलते हैं, वो जलवायु का अनुभव होता है? कहाँ कहाँ पे? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना या फिर तेजपुर। तो आप अगर लोकेशन देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे है, तो आप इस प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते हो। अहमदाबाद सूरत में है, ज़्यादा बारिश यहाँ होती नहीं है, नॉर्मल बारिश होती। कोच्चि केरला में है, यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। तो एक तो ये ऑप्शन होगा जहाँ पे आर्द्र जलवायु होगी। फिर लुधियाना, ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब भी एक नॉर्मल रेनफॉल वाला एरिया है, तो वहाँ भी आर्द्र जलवायु होगी नहीं। फिर आता है चौथा ऑप्शन तेजपुर, ये कहाँ का है? ये असम में एक प्लेस है, और असम की भी अगर आप रेनफॉल पैटर्न को देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है। तो सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा, यानी कि कोच्चि और तेजपुर। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, केवल 2 तथा 4, यानी कि कोच्चि और तेजपुर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है इन प्लेसेस पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक, कृष्णा नदी तो भीमा है, डॉन ये रशिया की एक नदी है, रूस की एक नदी है, तो ये तो होगी नहीं। भीमा है, तेल नदी छत्तीसगढ़ में है, तो और आप कृष्णा नदी देखोगे साउथ इंडिया में पड़ेगा, तो वहाँ पे तो होगा नहीं। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का थोड़ा सा एम्बिगुअस आंसर है, छत्तीसगढ़ में ये प्लेस है, देवभागा नाम के जगह पे ब्लॉक में ये बहती है नदी। तो तेल नदी और डॉन नदी तो नहीं है। और तुंगभद्रा ये भी इसकी जो सहायक नदी है, यानी कि इसकी जो क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं सहायक नदी को, और जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो अलग होती है, ठीक है, मेन नदी से। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? डॉन और तेल, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया या म्यांमार? तो सही उत्तर है म्यांमार। म्यांमार अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का 2/3, जो टोटल एक्सपोर्ट करता है म्यांमार, उसका 2/3 हिस्सा जो है अकेले चावल के एक्सपोर्ट से करता है। अच्छा, अगर चावल के एक्सपोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर चावल का उत्पादन होता है तो वो हमारे प्यारे भारत देश में ही होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वान्ह यानी कि 10 AM पे हो, ठीक, 10 AM पे होगी GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से शुरू होती है, तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे सुनी जा सकती है? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि सिंपल सी बात है कि अगर सुबह 10 बजे वहाँ पे कोई कमेंट्री हो रही है तो भारत में वो कमेंट्री कितने बजे होगी, है ना, भारत में उस समय कितने बज रहे होंगे। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, इस प्रश्न का यही अर्थ है कि अगर इंग्लैंड में 10 बज रहे हैं तो भारत में उस समय कितने बजे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी सी होगी कैलकुलेशन। कैसे? अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो ऐसे रोटेट करती है, और 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में 360 डिग्री जो है वो पृथ्वी रोटेट करती है। यानी कि अगर 24 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 24 को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 मिनट से, तो टोटल आएगा 1440 मिनट। ठीक, तो अब ये इस प्रश्न के हिसाब से हम देखते हैं कि 360 डिग्री पृथ्वी जब घूमती है कितने मिनट लगते हैं? 1440 मिनट लगते हैं। ठीक, अब पहले ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की तो 0 डिग्री है, भारत की जो जी
जीएमटी है, यानी कि भारत की जो समय रेखा है वो कितने डिग्री पे लाई करती है, तो वो है 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री। ये इंडिया की जो ऑफिशियल टाइम लाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 360 डिग्री में 1440 मिनट हुए, तो एक डिग्री में कितना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लगेगा इसमें। एक डिग्री में कितना होगा, 140 को आप 360 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल आएगा आपका 4 मिनट। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रख लीजिए, एक डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट। ठीक है, ये मेन है आपका। अब कह रहा है कि 82.5 डिग्री, यानी 0 डिग्री से पहुंचने में, उसको 0 डिग्री से पहुंचने 82.5 डिग्री पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अगर एक डिग्री में 4 मिनट लग रहा है तो 82.5 डिग्री को 4 मिनट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना समय आएगा, 330 मिनट। 330 मिनट टोटल लगेंगे। तो आप अब आप समझे कि पृथ्वी की जो रोटेशन है 82.5 डिग्री तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, 330 मिनट लगा। अब इसी 330 मिनट को आप डिवाइड कर दीजिए, 330 मिनट को घंटे में डिवाइड कर देंगे, ये आएगा आपका 5.5, 5.5 आवर्स। तो आप समझे कि यानी कि अब यहाँ से पता चला कि जो भारत की समय रेखा है वो इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। तो अगर इंग्लैंड में 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो भारत में उस समय कितने बजेंगे, आप 10 में 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, 5.5 घंटे तो कितना बजा, 3 बजे, यानी कि दोपहर के जो 3 बजे होंगे, 3 बजे अपराह्न, उस समय भारत में 3:30 बजे होंगे शाम को। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 3:30 बजे अपराह्न में, यानी कि पीएम, पोस्ट मेरिडियन में। फिर अगला प्रश्न है, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। ऑप्शंस हैं कानपुर, झांसी, लखनऊ, वाराणसी। देखिए उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन था, जो उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि ये NH 44 की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट रोडवे ऑफ इंडिया। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है, तो NH 44। और ये जो पूर्व पश्चिम की बात कर रहा है ये NH 27 की बात कर रहा है, ये जाता है आसाम में सिलचर, एक जगह है, सिलचर से मिलता है कहाँ पे, गुजरात में पोरबंदर में। ठीक है, तो ये NH 27 की बात कर रहा है, NH 27। प्रश्न के हिसाब से ये पूछ रहा है कि जो NH 44 और NH 27 उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में मिलते हैं, तो सही उत्तर है झांसी में, ये एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादन राज्य हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता हटा सकता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूछ रहा है कि ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय के हिसाब से पूछ रहा है कि भारत के सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य किसका, बॉक्साइट का उत्पादन कौन से राज्यों में होता है। तो उस समय के हिसाब से जो सही ऑप्शन था वो गुजरात और उड़ीसा था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें गई हैं बदल। अभी अभी भी जो उड़ीसा है, उड़ीसा अभी भी प्रथम स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है वो उड़ीसा में अभी भी होता है। लेकिन दूसरे प्लेस पे हो गया है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश ये दूसरे प्लेस पे है। तो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य अभी भारत में कौन है, तो पहले नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तेल शोधक यानी कि ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी की भारत में टोटल कितने हैं, 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं भारत में कुल मिलाकर के। तो इनमें से कह रहा है कहाँ पे नहीं है, कोयाली जो कि गुजरात में है यहाँ पे भी है, नूना माटी ये असम में है, यहाँ पे भी एक ऑयल रिफाइनरी है, और असम में ही एक ऑयल रिफाइनरी है जिसको बोलते हैं डिगबोई की, डिगबोई की ऑयल रिफाइनरी। और ये ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है भारत की, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बरौनी ये बिहार में है, यहाँ पे भी एक ऑयल रिफाइनरी है। हटिया जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी नहीं है, ये झारखंड का एक छोटा सा रांची में एक छोटा सा कस्बा है हटिया, तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी रही है। बाकी के तीनों, कोयाली जैसे मैंने बताया गुजरात में है, यहाँ पे भी आपको ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगी, बस हटिया में नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। तो सही उत्तर है लगभग 16%। लगभग 16% क्यों, जब 2011 की अंतिम जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी वो 16.49% थी। ठीक है, पूरे भारत की,
लेकिन पूरी फाइनल जो लिस्ट रिलीज़ की गई वो 2013 में रिलीज़ की गई थी। और उन आंकड़ों के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंटेज था भारत की जनसंख्या में, वो था 16.52% समवेयर। ठीक है, तो इस वजह से इसको लगभग 16% कहा जाता है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ना पॉइंट में है कुछ चीज़ें, तो लगभग 16% जो जनसंख्या है वो भारत की, वो अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है। फिर प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उसकी फील्ड्स हैं, जो उसका जो थल है वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, वन है। तो सही उत्तर है जापान। जापान में सबसे ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा। अगर भारत की पोजीशन देखोगे तो भारत का लगभग आप अगर देखोगे तो 24.62%, 24.62% हिस्सा जो है वो वनों से है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इसका पोजीशन, तो टॉप शीर्ष 10 में है ये। शीर्ष 10 में भारत अपना पोजीशन रखता है, किसमें? वनों के मामले में शीर्ष 10 में भारत की रैंकिंग है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? पहली बात तो समझने के लिए होना चाहिए बाजार आधारित लौह एवं इस्पात क्या है। तो चूंकि यहाँ पे इस देश में, सही उत्तर वैसे तो जापान है, चूंकि जापान में जो है प्रोडक्शन नहीं होता है, ये टोटली आयात करते हैं। ठीक है, मंगाते हैं दूसरे देशों से, तो वहाँ पे मार्केट लगती है। पहली मार्केट जो थी इस्पात का वो यवाटा, जापान में एक प्लेस है यवाटा, वहाँ पे मार्केट लगी। तो कौन सा देश है प्रश्न के हिसाब से, वो सही उत्तर है जापान। तो जापान जो है खुद प्रोड्यूस करता नहीं है, आयात करता है, वहीं पे मार्केट है यवाटा जहाँ पे इसका बाजार लगता है। ठीक, आगे प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये हालांकि 2010 के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, अगर आप देखो कि 2010 के हिसाब से इसने पूछा है, मैं चाहता तो इसको हटा देता, कारण यही है कि हमें आज का भी तो डेटा जानना है ना। तो उस समय के हिसाब से जाम्बिया था, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वो चेंज हो गया है। अभी 2024 आने वाला है और इस समय जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबा प्रोडक्शन होता है वो कॉन्गो में होता है। अफ्रीकन कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर पूरे एशिया में बात करें तो चाइना में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबे का प्रोडक्शन होता है वो होता है एमपी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ख़त्म हो गया वैसे, हाँ इतने ही प्रश्न थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि 2010 में आए हुए क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पेपर था पूरा 2010 का, इसमें अभी और भी मैं प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं डाला है। सारे 2010 के ऑथेंटिक आए हुए क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चन हैं। तो इसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। हिंदी की भी सीरीज़ में लेकर के आऊँगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कारण ये होता है क्योंकि अब जो समय है मात्र हमारे पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बचा है और उसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के अराउंड लगानी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमारा कौन सा पोर्शन वीक है और हम उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ में नए सेट में, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।